स्वागत है। आज हमारे सामने मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और हम इनमें छिपी जानकारी को गहराई से समझने वाले हैं। जी। हमारा मकसद है इस राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों, पहाड़ों, नदियों, मिट्टी और फसलों के ताने बाने को समझना और देखना कि ये सब मिलकर मध्य प्रदेश की तस्वीर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वही इसे खास बनाती है, ठीक भारत के दिल में। हाँ, भारत का हृदय। हाँ, इसका भूगोल मतलब यहाँ की जमीन कैसी है, पहाड़ कहाँ हैं, नदियाँ किधर बहती हैं, ये सब मिलकर न सिर्फ यहाँ के संसाधनों को तय करते हैं बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, इतिहास पर भी गहरा असर डालते हैं। सही है। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, यहाँ ऊंचे नीचे पठार भी हैं, गहरी नदी घाटियां भी और आसमान छूती पर्वत चोटियां भी। तो ये विविधता ही मध्य प्रदेश की पहचान है एक तरह से। तो चलिए इसी विविधता को समझने के लिए स्रोतों में जो भौतिक विभाजन दिए गए हैं उनसे शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले नजर जाती है मालवा के पठार पर। ये तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा है, मतलब 28% से भी ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि ये अपनी काली मिट्टी और अच्छी जलवायु के लिए मशहूर है। आखिर क्या बात है इस मालवा के पठार में? हाँ, मालवा का पठार ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो लगभग 88,222 वर्ग किलोमीटर है। काफी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की उपजाऊ काली मिट्टी। इसे स्थानीय तौर पर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अच्छा, रेगुर मिट्टी। जी, ये मिट्टी पानी को अच्छी तरह सोख कर रखती है, तो ये गेहूं, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों के लिए बेहतरीन है। इसीलिए मालवा, आप देखें, ऐतिहासिक रूप से एक समृद्ध कृषि क्षेत्र रहा है। हाँ हाँ। स्रोत इसकी समशीतोष्ण जलवायु का भी जिक्र करते हैं, मतलब ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। और नदियां भी हैं जैसे चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, कई अहम नदियां इस पठार से होकर गुजरती हैं। पानी की भी कमी नहीं? हाँ, जो सिंचाई और जीवन के लिए पानी मुहैया कराती हैं। और इसकी थोड़ी ऊंची और समतल भूमि ने इसे हमेशा से मतलब व्यापार और बसाहट के लिए भी उपयुक्त बनाया है। अच्छा, तो काली मिट्टी और अच्छी जलवायु, इसने इसे कृषि का एक तरह से पावर हाउस बना दिया है। बिल्कुल। अब अगर हम नक्शे पर उत्तर की ओर देखें तो आता है मध्य भारत का पठार। स्रोतों के हिसाब से ये क्षेत्रफल में मालवा से काफी छोटा है, राज्य का करीब 10.7% हिस्सा। हाँ, करीब 32,896 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की मिट्टी भी अलग बताई गई है, जलोढ़ और कछारी। इस इलाके की क्या खासियत है? देखिए, मध्य भारत का पठार जो है वो मालवा से काफी अलग है। यहाँ चंबल नदी का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखता है। चंबल का? हाँ, यही नदी इस क्षेत्र में गहरे बीहड़ों, मतलब रवीन्स, उनका निर्माण करती है, जो इसकी एक खास पहचान है। बीहड़? अच्छा हाँ, चंबल का नाम आते ही बीहड़ों का ख्याल आता है। सही है। जैसी फसलें ज्यादा उगाई जाती हैं, शायद इन्हें उतनी गहरी और नम मिट्टी की जरूरत नहीं होती जितनी गेहूं या कपास को। चंबल के अलावा सिंध और कवारी नदियां भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। समझ गई। अब थोड़ा और पूर्व की तरफ चलते हैं। बुंदेलखंड का पठार, ये और भी छोटा है, राज्य का सिर्फ 7.5%। हाँ, लगभग 23,733 वर्ग किलोमीटर। स्रोत बताते हैं कि यहाँ मिश्रित मिट्टी है। इसकी क्या कहानी है? बुंदेलखंड पठार की, जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, यहाँ मिट्टी मिश्रित किस्म की है। मतलब कहीं लाल पीली तो कहीं काली मिट्टी के पैच मिलते हैं। अच्छा, मिली जुली। हाँ, ये इलाका अपनी थोड़ी पथरीली जमीन और पानी की कुछ कमी के लिए भी जाना जाता रहा है। हालांकि सिंध, बेतवा, पहुज और धसान जैसी नदियां यहाँ से बहती हैं। तो इस तरह की मिट्टी और पानी की उपलब्धता के कारण यहाँ गेहूं और ज्वार जैसी, कह सकते हैं, ज्यादा सहनशील फसलें प्रमुख हैं। हाँ, जो कम पानी में भी हो जाए। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात स्रोत मानचित्र से पता चलती है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा कितनी ऊंची है? इसकी ऊंचाई 1172 मीटर बताई गई है। यह दिखाता है कि पठार पूरी तरह समतल नहीं है, बल्कि इसमें भी ऊंचाई वाले स्थान हैं। सिद्ध बाबा चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची। ये जानकारी वाकई दिलचस्प है। अब स्रोत में 2 और पठारों का जिक्र है, रीवा पन्ना और बघेलखंड। इन्हें थोड़ा जल्दी में बताया गया है। क्या हम इन पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? ये मालवा या बुंदेलखंड से कैसे अलग है? जरूर जरूर। रीवा पन्ना पठार, जिसे स्रोत विंध्यन कगारी प्रदेश यानी विंध्यन स्कारप्लैंड भी कहते हैं, ये राज्य के लगभग 10.37% हिस्से पर फैला है। कगारी प्रदेश, इसका क्या मतलब हुआ? कगारी प्रदेश का मतलब है कि ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का एक तरह से किनारा या ढलान वाला क्षेत्र है, स्कार्प जैसा।
अच्छा, किनारा। हाँ, यहाँ भी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। हम्म। और नदियां हैं टोन्स, केन, सोनार, बिहरमा। फसलें यहाँ गेहूं, चावल और तिलहन बताई गई हैं, जो शायद मिट्टी और पानी की उपलब्धता के हिसाब से बदलती होंगी। ये क्षेत्र अपने चूना पत्थर जैसे खनिजों के लिए भी जाना जाता है, जिसका जिक्र स्रोत में सीधे तौर पर नहीं है, पर भूगोल से जुड़ा है। और बघेलखंड वो तो सबसे छोटा है, सिर्फ 7% क्षेत्र और सबसे पूर्व में। हाँ, बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है। क्षेत्रफल करीब 21,577 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की मिट्टी मुख्यतः लाल पीली है। लाल पीली मिट्टी जी, जो अक्सर थोड़ी कम उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन पानी मिलने पर धान जैसी फसलों के लिए ठीक रहती है। इसीलिए स्रोत बताते हैं कि यहाँ मानसूनी जलवायु में धान की खेती प्रमुख है, साथ ही ज्वार और तिल भी उगाए जाते हैं। अच्छा, तो धान मुख्य है। हाँ, सोन नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। और एक और अहम बात, सिंगरौली, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। हाँ, सुना है, कोयले के लिए। बिल्कुल, कोयले के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है वो, इसी बघेलखंड पठार क्षेत्र में आता है। तो ये क्षेत्र खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोयले का भंडार, ये तो बघेलखंड को एक अलग ही पहचान देता है। पठारों से आगे बढ़कर अब घाटियों और पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं। जी। स्रोत नर्मदा सोन घाटी का जिक्र करते हैं, जो राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 26% कवर करती है। हाँ, बहुत बड़ा, लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ गहरी काली और जलोढ़ मिट्टी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका लगता है। बिल्कुल, नर्मदा सोन घाटी तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की तरह है। ये असल में एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी मतलब सरल शब्दों में कहें तो ये जमीन के दो हिस्सों के बीच दरार पड़ने या धंसने से बनी एक लंबी गहरी घाटी है। अच्छा। और इसी के बीच से नर्मदा और सोन नदियां बहती हैं। इन नदियों ने लाखों सालों से जो मिट्टी लाई है, उसने इसे बेहद उपजाऊ बना दिया है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ गहरी काली मिट्टी भी है और जलोढ़ मिट्टी भी। दोनों तरह की। हाँ। गहरी काली मिट्टी कपास और गन्ने जैसी नकदी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए। यहाँ की मॉनसूनी जलवायु और नर्मदा, सोन, तवा, दूधी, शक्कर, हिरन जैसी अनेकों सहायक नदियों का जाल वो इसे कृषि के लिए स्वर्ग बनाता है एक तरह से। एक भ्रंश घाटी जो इतनी उपजाऊ है, ये समझना वाकई अहम है। अब सूची में आखिरी भौतिक विभाजन है दक्षिण में स्थित सतपुड़ा मैकल प्रदेश। जी, सतपुड़ा मैकल। ये भी राज्य का 11% हिस्सा है। यहाँ छिछली काली और लेटराइट मिट्टी है और जलवायु मानसूनी। इस क्षेत्र को क्या चीज परिभाषित करती है? सतपुड़ा मैकल प्रदेश, जो करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये मुख्य रूप से अपनी पर्वत श्रृंखला के लिए जाना जाता है, सतपुड़ा रेंज, और उसका पूर्वी विस्तार मैकल रेंज। पर्वत श्रृंखला। हाँ, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एक जल विभाजक की। जल विभाजक वो कैसे? इसे ऐसे समझें जैसे किसी घर की ढलान वाली छत होती है, जो बारिश के पानी को दो अलग अलग दिशाओं में बहा देती है। अच्छा, हाँ, सतपुड़ा रेंज भी कुछ ऐसा ही करती है। इसके उत्तर से निकलने वाली नदियां जैसे नर्मदा वो पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि दक्षिण ढलान से निकलने वाली नदियां जैसे वेनगंगा, ताप्ती, वर्धा वो दक्षिण या पश्चिम की ओर बहकर अलग नदी तंत्रों में जैसे गोदावरी या अरब सागर में मिलती हैं। मतलब पानी को बांट देती है। बिल्कुल। यहाँ की मिट्टी, जैसा स्रोत बताते हैं, छिछली, काली और लैटेराइट हैं, जो शायद मोटे अनाज, गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। और हाँ, इस क्षेत्र की बनावट ही ऐसी है कि ये हमें मध्य प्रदेश की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं विंध्याचल और सतपुड़ा को और करीब से देखने का मौका देती है। बिल्कुल। तो चलिए अब इन पर्वत श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्रोत मानचित्रों और पाठ के आधार पर दो मुख्य प्रणालियां उभर कर आती हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। जी। विंध्याचल से शुरू करते हैं, जो नर्मदा के उत्तर में है। हाँ, विंध्याचल श्रेणी ये नर्मदा नदी के लगभग समानांतर उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये एक बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भूगर्भशास्त्री इसे वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत। हाँ, मतलब ये कभी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के दबाव से मुड़कर बनी थी। हालांकि लाखों सालों के अपरदन यानी घिसाव के कारण अब ये उतनी ऊंची और नुकीली नहीं रही जितनी शायद कभी रही होगी। अच्छा, पुरानी है काफी। बहुत पुरानी। इसके दो प्रमुख हिस्से या उपश्रेणियां स्रोत में बताई गई हैं, भांडेर और कैमूर। भांडेर और कैमूर। हाँ, भांडेर श्रेणी मध्य प्रदेश के मध्य पूर्वी भाग में फैली है। इसी भांडेर श्रेणी में दमोह जिले के पास सद्भावना शिखर
या गुडविल चोटी स्थित है। गुडविल चोटी। हाँ, सद्भावना शिखर। स्रोत इसकी ऊंचाई 752 मीटर बताते हैं। ये विंध्याचल की प्रमुख चोटियों में से एक है। ठीक है, और कैमूर श्रेणी? कैमूर श्रेणी और पूर्व की ओर फैली है और ये एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करती है। यमुना नदी तंत्र केन नदी के माध्यम से और सोन नदी तंत्र के बीच पानी को बांटती है। प्राचीन वलित पर्वत जो अब घिस चुका है और जल विभाजक का काम कर रहा है। दिलचस्प। अब सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं जो नर्मदा के दक्षिण में है। ये विंध्याचल से कैसे अलग है? सतपुड़ा श्रेणी भी नर्मदा के दक्षिण में उसी के समानांतर पूर्व पश्चिम में फैली है, लेकिन इसकी बनावट विंध्याचल से अलग है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी आग्नेय चट्टानों से बनी है। आग्नेय चट्टानें? हाँ, इग्नियस रॉक्स। ये विंध्याचल की तुलना में शायद थोड़ी नई भी है और संरचनात्मक रूप से इसे एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण माना जाता है। ब्लॉक माउंटेन? जी, और इसे पश्चिम से पूर्व की ओर 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। जैसा स्रोत बताते हैं, सबसे पश्चिम में राजपीपला श्रेणी, राजपीपला, बीच में महादेव श्रेणी, महादेव, और सबसे पूर्व में मैकल श्रेणी। राजपीपला, महादेव, मैकल सतपुड़ा के 3 हिस्से। और चोटियों का क्या? स्रोत मानचित्रों में कुछ ऊंची चोटियों का जिक्र था। कौन सी सबसे खास है? हाँ, चोटियों के मामले में सतपुड़ा रेंज ज्यादा प्रभावशाली है। पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़? हाँ, ये नाम तो सुना है। पचमढ़ी में? बिल्कुल, पचमढ़ी के पास। इसकी ऊंचाई स्रोत 1350 मीटर बताते हैं जी। और ये महादेव श्रेणी में स्थित है। 1350 मीटर, काफी ऊंची है। जी। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़ 1326 मीटर, वो भी इसी महादेव श्रेणी में है। चौरागढ़? हाँ, हमने पहले बुंदेलखंड पठार की सिद्ध बाबा चोटी 1172 मीटर का जिक्र किया था, जो उस क्षेत्र की सबसे ऊंची है। पश्चिम में राजपीपला श्रेणी में बड़वानी के पास चूलगिरी चोटी 1215 मीटर भी एक महत्वपूर्ण शिखर है। चूलगिरी? जी। और पूर्व में मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक 10,067 मीटर। अमरकंटक, हाँ, इसका तो बहुत नाम है। बिल्कुल। अमरकंटक सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख नदियां नर्मदा, सोन और जोहिला निकलती हैं। 3 नदियां एक ही जगह से? हाँ, और वो भी अलग अलग दिशाओं में। नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन पूर्वोत्तर पूर्व की ओर और जोहिला भी सोन में मिल जाती है। अरे वाह, अमरकंटक से 3 नदियां, वो भी अलग अलग दिशाओं में। ये तो सचमुच कमाल की जगह है ना? ये पहाड़ वाकई नदियों के जन्मस्थान है। स्रोत तालिका में नदियों और उनके उद्गम स्थलों की सूची दी गई है। क्या इसमें कोई खास पैटर्न या मुख्य बातें नजर आती हैं? हाँ, एक बहुत स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। अगर हम विंध्याचल श्रेणी को देखें, हाँ, तो इससे निकलने वाली ज्यादातर प्रमुख नदियां उत्तर दिशा की ओर बहती हैं और अंततः गंगा यमुना नदी तंत्र में मिल जाती हैं। अच्छा, उत्तर की ओर कौन कौन सी? इनमें चंबल है जो इंदौर के पास जानापाओ पहाड़ी से निकलती है, बेतवा है रायसेन के कुम्हारा गांव से, केन है विंध्याचल पर्वत से, काली सिंध देवास के बागली गांव से और सिंध विदिशा के सिरोंज से। ये सब उत्तर की ओर जाती हैं। एक अपवाद माही नदी है जो धार के मिंडा गांव से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। तो विंध्याचल का पानी ज्यादातर उत्तर की ओर जाता है। और सतपुड़े का? सतपुड़ा रेंज जैसा हमने पहले जल विभाजक के तौर पर बात की थी, हाँ, वो छत वाले उदाहरण से। बिल्कुल। तो ये नदियों को कई दिशाओं में भेजती है। इसके दक्षिणी ढलानों से निकलने वाली प्रमुख नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं, जैसे वेनगंगा जो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है और वर्धा जो बैतूल के वर्धा शिखर से। ये दोनों आगे जाकर गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। दक्षिण की ओर गोदावरी में? हाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियां हैं नर्मदा जो मैकल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, हाँ, नर्मदा, और ताप्ती जो बैतूल से मुल्ताई से निकलती हैं। ये दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर। जी। और जैसा हमने अमरकंटक के बारे में कहा, ये सतपुड़ा के पूर्वी छोर यानी मैकल श्रेणी पर स्थित होकर भी कमाल करता है। यहाँ से पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है और पूरब उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी निकलती है जो गंगा तंत्र में मिलती है। और जोहिला भी वहीं से? हाँ, जोहिला नदी भी यहीं से निकलकर सोन में मिल जाती है। तो सतपुड़ा रेंज पानी को उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व लगभग सभी दिशाओं में भेजती है। ये पैटर्न समझना तो नदियों के प्रवाह को समझने की कुंजी है। तो हमने मध्य प्रदेश के अलग अलग भूभागों की एक तरह से यात्रा की है। जी बिल्कुल।
मालवा जैसे विशाल और उपजाऊ पठार से लेकर चंबल के बीहड़ों वाले मध्य भारत पठार तक, फिर बुंदेलखंड की मिश्रित भूमि से लेकर खनिज संपन्न बघेलखंड तक। हाँ, हमने नर्मदा सोन जैसी जीवनदायिनी घाटी को देखा और विंध्याचल व सतपुड़ा जैसी भव्य पर्वत श्रृंखलाओं और उनकी ऊंची चोटियों जैसे धूपगढ़ के बारे में जाना। जी। हर इलाके की अपनी मिट्टी, अपनी जलवायु, अपने संसाधन, तो इन सब का क्या मतलब है? कुल मिलाकर बात क्या हुई? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का भूगोल ही उसकी विविधता का आधार है। इस भौतिक भूगोल को समझने से ही हमें ये पता चलता है कि क्यों मालवा में गेहूं सोयाबीन ज्यादा होता है, या क्यों नर्मदा घाटी कपास गन्ने के लिए मशहूर है, हाँ बिल्कुल। या फिर क्यों बघेलखंड में कोयला मिलता है, नदियों का जाल कैसे सिंचाई और पीने के पानी को प्रभावित करता है, कहाँ पानी की कमी हो सकती है, कहाँ बाढ़ का खतरा हो सकता है। ये सब भूगोल से जुड़ा है। सही बात है। पहाड़ सिर्फ चोटियां नहीं है, वे मौसम को प्रभावित करते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और वन संपदा का घर होते हैं। यहाँ तक कि लोगों का बसाव, उनके व्यवसाय, उनकी संस्कृति भी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। हाँ ये तो है। तो पठारों, पहाड़ों, घाटियों और नदियों का ये जो जटिल ताना बाना है, वही मध्य प्रदेश के चरित्र को गढ़ता है। बिल्कुल सही कहा। स्रोतों पर आधारित एक अंतिम विचार मन में आ रहा है। बताइए। सतपुड़ा श्रेणी में स्थित बुरहानपुर दर्रे का जिक्र स्रोत मानचित्र में है। हाँ, बुरहानपुर दर्रा। इसे ऐतिहासिक रूप से दक्कन का द्वार यानी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता रहा है। जी बिल्कुल, गेटवे टू द साउथ। हाँ, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक पहाड़ी रास्ता, एक दर्रा, पूरे इतिहास में व्यापार के मार्गों को, सेनाओं की आवाजाही को, संस्कृतियों के मेलजोल को और किसी क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। बहुत सही मुद्दा उठाया आपने। भूगोल कैसे इतिहास की धारा को मोड़ सकता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है कि ऐसी और कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जिन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। बिल्कुल, एक दिलचस्प पहलू है ये।